ब्लडी इश्क, वेद और पलक की कहानी एपिसोड 11। अगली सुबह तपस्वी जी का घर। रात भर कोई सोया नहीं था। सबके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रहा था। गरिमा जी ने सभी के लिए नाश्ता बनाया, पर कोई खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तपस्वी जी अपने कमरे में बैठे एक पुरानी संदूक खोलकर उसमें से जमीन के कागजात निकाले। गरिमा जी भी दरवाजे पर खड़ी होकर तपस्वी जी के लाचारी को देख रही थी, पर बेचारी क्या ही कर सकती। आज पूरा परिवार लाचार पड़ गया था। गरिमा जी अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े मुंह दबाए रोते हुए कमरे से बाहर निकली। सीधे किचन में चली गई। उनको इस तरह रोता जाता देख पलक समझ गई और वह भी अपने पापा के कमरे में गई तो दूर खड़ी होकर वह भी देखने लगी। उसके पापा घर के कागजात निकालकर उसे देखकर रो रहे थे। पलक को यह सब देखा नहीं गया। वह चलते हुए अपने पापा के पास गई और पीछे से उनके कंधे पर हाथ रख अपना सिर उनके सिर से जोड़ दी। वह अपने आंसुओं को रोक न सकी और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए तपस्वी जी के ऊपर गिरा, जिसे महसूस कर तपस्वी जी ने कागजात साइड में रखा और अपनी बेटी के हाथ पर अपना हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए बोले, रोते नहीं बच्चा, यह तो चंद कागज है जो अब हमारा नहीं है। तपस्वी जी का इतना कहना कि पलक अपना सिर उठाकर उनके सामने जाकर खड़ी हुई और नीचे फ्लोर पर बैठ उनके हाथ पकड़ दर्द भरी आवाज में बोली, पापा यह सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर आज मैं लड़की ना होती तो शायद आपको यह सब दिन ना देखना पड़ता और सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे जवाब नहीं देना चाहिए था। ये बोलते वक्त पलक रो पड़ी, जो देख तपस्वी जी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोले, ये तुमसे किसने कहा कि तुम लड़का होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपनी बेटी को हमेशा बोलना सिखाया बातें करना सिखाया, लाचार नहीं बनाया। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा हो और ये बात हमेशा याद रखना। इतना बोलकर तपस्वी जी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बाप बेटी दोनों यूं ही रोते रहे। पलक अपने पापा को हॉल में लेकर आई और सभी परिवार इकट्ठा हो गए थे। गरिमा जी ने नाश्ता सभी को लगा दिया। मन तो किसी का भी नहीं था, पर खाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा ही सही, पर सबने नाश्ता किया। उधर राजस्थान उदयपुर बलराम एक गैरेज के पास आकर खड़ा था, क्योंकि उससे मिलने कोई आ रहा था और थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आया। आते ही सबसे पहले मुस्कुराते हुए कहा, मालिक एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। उसकी बातें सुन बलराम इधर उधर देखते हुए कहा, अब जल्दी बता, क्या बताने आया है। उसके सामने खड़ा आदमी बोला, मालिक रात को जब मैं तपस्वी के घर के बाहर खड़ा था तब वेद लोहिया उसके घर आया था, बल्कि उसके गार्ड्स भी खड़े थे और वह अंदर जाकर बहुत तमाशा किया। उसकी बेटी का हाथ पकड़ खींचते हुए बाहर लेकर जा रहा था। मैं तो दूर खड़ा यह सब देख रहा था और जब वह जा रहा था तब वह कार रोक कर मेरी तरफ देखा। मैं तो उसे देखकर डर गया, वहाँ से तुरंत निकल भागा। उसकी बातें सुनकर तो बलराम खुशी के मारे पागल हो गया और वह अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करते हुए कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हो। बहुत अच्छा, सुनो, अब हमें जल्द से जल्द दूसरा रास्ता निकालना होगा। वह आदमी बोला, अब हमें क्या करना होगा मालिक। उसका इतना कहना कि बलराम मुस्कुराते हुए कहा, वही जो इसके पहले हमने किया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर वेद तपस्वी के घर जाकर तमाशा किया है तो इस तमाशा को इतना बढ़ा दो कि वेद लोहिया का भी तमाशा बन जाए। अब बेधड़क उस लड़की को उठा लो, हमारा दोनों काम हो जाएगा। जमीन भी हमारा और इस वेद लोहिया का घमंड भी टूट जाएगा। बलराम ने उस आदमी को बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उसके दो आदमियों ने जब पलक का किडनैप किया था तो उनसे बहुत कुछ गलतियां हो गया था, जिसके वजह से उन दोनों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। पर इस बार वह कोई गलती नहीं चाहता था। उसका ऑर्डर सुनकर वह आदमी वहां से चला गया और बलराम मुस्कुराते हुए अपने कार में बैठकर वहां से निकल पड़ा। इधर तपस्वी जी अपनी
जमीन के कागजात को लेकर परेशान थे, बल्कि उन्होंने अब सोच लिया कि वह जमीन दे देंगे। उन्हें आज बैंक भी जाना था। वह सभी अपना काम निपटा रहे थे। सभी घरवाले मिलकर अपनी सूझबूझ से उन्होंने फैसला कर लिया कि जमीन बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। शाम का वक्त निधि पलक से मिलने उनके घर आई थी। दोनों कमरे में बैठे बातें कर रही थी। पलक का चेहरा इस वक्त लटका हुआ था और वह कुछ बोल नहीं रही थी। वहीं निधि उसके बगल में बैठी बोली, सुन, तेरे किडनैपिंग के वजह से मेरे घर वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। उन्हें डर है कि कहीं जो तेरे साथ हुआ वह कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से चुपके से तुझसे मिलने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर पलक बोली, तुझे क्या लगता है जो कुछ मेरे साथ हुआ? पलक की बातों में दर्द साफ झलक रहा था, जो सुनकर निधि बोली, यार तू मेरी बचपन की फ्रेंड है। तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरे साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जब मैं सुनी थी तेरा किडनैप हुआ है तब तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। पता नहीं वे लोग तेरे साथ क्या किए होंगे। निधि का इतना कहना कि पलक उसे घूर कर देखते हुए बोली, क्या मतलब? उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया होगा? अरे यही कि उन लोगों ने तेरा किडनैप किया है, मतलब तेरे साथ जोर जबरदस्ती। समझ जा मैं क्या कहना चाहती हूँ। पलक समझ गई कि निधि क्या कहना चाहती है और वह उसे समझाते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब है। उसने मेरा किडनैप किया था इसलिए कि हम ये ज़मीन दे दे। उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझे छुआ, समझी? पलक सफाई दे दे के थक चुकी थी। उसे अब किसी को कोई जवाब नहीं देना था और वह निधि से बोली, अगर तेरी फैमिली वालों को यही लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वह सही कह रहे हैं। तुझे इस वक्त अपने घर रहना चाहिए। निधि को भी बुरा लगने लगा क्योंकि उसके फ्रेंड के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। तपस्वी जी ने आज दुकान चालू नहीं किया था। वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। उधर कॉन्टिनेंटल होटल में वेद कॉन्टिनेंटल होटल में ही स्टे किया था। वेद अभी तक मुंबई नहीं आया। वह यहीं रुका था। वह देखना चाहता था कि उसके आड़ में कौन है जो यह तपस्वी के परिवार वालों को तकलीफ़ दे रहा है और सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर लगा रहा है। इसलिए यह सब पता लगाने के लिए वह यहीं रुका। अगले दिन आज तपस्वी जी ने दुकान चालू किया था क्योंकि कल उन्होंने दुकान नहीं चालू किया। उन्होंने अपने अगल बगल के लोगों को बुलाया। मोहन जी भी उनके दुकान पर आकर खड़े हो गए। तपस्वी जी ने सभी से कहा, मैं अपना दुकान बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं अब और परेशानियों का सामना नहीं कर सकता। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया हूँ। तपस्वी जी की बातें सुनकर मोहन जी को बुरा लगा। वह समझ गए कि तपस्वी जी ने अब हार मान लिया है, पर वह उन्हें हौसला देते हुए बोले, ऐसा मत कहो तपस्वी जी, अगर हम सब मिलकर उसे हराएंगे तो हरा सकते हैं। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं था कि तुम इतना जल्दी हार मान जाओगे। बाकियों का तो मुझे पता है, वह पैसों के लालच में आ गए हैं, पर तुम। ये सुनकर तपस्वी जी बोले, अगर बात मुझ तक होती ना मोहन, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, पर अब बात परिवार तक जा रही है, मेरी बेटी तक जा रही है, तो मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए आज हार मान गया हूँ। अब तुम इसे जो कहना चाहे कह सकते हो, पर इस लाचार बाप अब कुछ नहीं कर सकता। लगातार 2 घंटे तक तपस्वी जी और मोहन जी की बातें करते रहे। मोहन जी भी समझ गए कि तपस्वी जी मजबूरी क्या है, क्योंकि अभी उनकी बेटी की किडनैप हुआ था। कहीं इससे आगे मामला और ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने हाँ भर दिया। बल्कि अब सभी लोग हाँ भर दिए थे कि अपनी अपनी ज़मीन बेचकर पैसे लेकर वह यहाँ से चले जाएंगे।
एक दिन बाद तपस्वी जी अपनी दुकान खोलकर बैठे थे। वह चाहते थे कि जो कुछ दुकान में सामान है वह कुछ बेच दे, पर अपने दोनों बेटियों को कॉलेज छोड़ने के लिए वह गाड़ी पर लेकर गए। वह नहीं चाहते थे कि वापस कोई मुसीबत आए, इसलिए वह उसे कॉलेज छोड़ने और ले जाने का जिम्मा खुद लेने लगे। इसके पहले तो उनकी दोनों बेटियां खुद कॉलेज जाया करती थी। तपस्वी जी उन्हें कॉलेज छोड़कर सीधे दुकान पर आ गए और उन्होंने ये भी कहा था कि जब कॉलेज की छुट्टी हो जाए तो कॉलेज में ही रुकना, क्योंकि वह खुद आएंगे उन्हें लेने के लिए। दोपहर में जब उनकी कॉलेज की छुट्टी हुआ तो वह खुद उन्हें लेने के लिए गए थे और लेकर घर छोड़कर वह वापस दुकान पर जाकर बैठ गए। पर उन्हें नहीं पता था कि कोई है जो उन पर नज़र रख रहा है। दोनों बहनें अपने कमरे में कपड़े चेंज की। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर दोपहर का लंच किया। अब क्या ही था, उन्हें तो यहाँ का सब कुछ छोड़ना था, इसलिए कोई क्या कह रहा इस बात का कोई परवाह नहीं। दोपहर से शाम होने को आ गया था, पर तपस्वी जी आज खाना खाने घर नहीं आए, क्योंकि 2 बार तो वह अपने लड़कियों को कॉलेज छोड़ने लेकर आना, इसी में उनका वक्त चला गया। इसलिए वह दुकान पर ग्राहक देख रहे थे। गरिमा जी परेशान हो रही थी, इसलिए उन्होंने तपस्वी जी को फ़ोन किया कि वह घर आकर खाना खा ले। पर तपस्वी जी ने कहा कि ग्राहक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह नहीं आ सकते। यह सुनकर पलक बोली, मम्मी मैं पापा को टिफ़िन देकर आती हूँ। वैसे तो गरिमा जी ने अपनी बेटी पर कभी पाबंदी नहीं लगाया था, पर इन दिनों वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उनका दुकान ज़्यादा दूरी पर था भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की दूरी पर थी। पहले तो गरिमा जी हाँ भर दी, पर तुरंत उन्होंने इरादा बदल दिया और कहा, नहीं बेटा रहने दो, मुझे डर लग रहा है। कहीं पलक भी देख सकती थी कि उसकी मम्मी किस तरह डरी हुई है। वह अपनी मम्मी को समझाते हुए बोली, मम्मी अब किस बात की डर, अब तो हम लोग उसे ज़मीन दे रहे हैं, तो अब वह कुछ नहीं करेगा। पलक का कहना भी सही था और गरिमा जी किचन में जाकर टिफ़िन में खाना लेकर आई और पलक को देते हुए बोली, जल्दी जाना और जल्दी से आ जाना। अगर देर हो तो पापा के साथ ही घर आना, वहीं रुक जाना, ठीक है। पलक हाँ में सिर हिलाकर टिफ़िन लेकर जैसे जाने को हुई कि दादी उसे टोकते हुए बोली, तुम कहाँ चली? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जरा भी इस लड़की को डर नहीं है। और तुम गरिमा, तुम्हें जरा भी दिमाग है कि नहीं? तुम फिर से जवान बेटी को दुकान पर भेज रही हो। दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इतना कुछ होने के बाद भी घर वाले उसे अकेले भेज रहे हैं। जो देख गरिमा जी बोली, नंदिनी अपनी जीजी के साथ तू भी दुकान पर जा। नंदिनी जो सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, वह अपनी किताबें साइड में रख उठ खड़ी हुई। अब तो दादी भड़कते हुए बोली, गरिमा सच में तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी तो तेरी एक बेटी के साथ ये सब हुआ है, अगर दोनों के साथ हुआ तो क्या करेगी तू? तू हमें कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। दादी अब लगातार गरिमा जी को सुनाई जा रही थी। वह बेचारी चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन ली। आखिरकार दादी जब शांत हुई तब उन्होंने कहा, नंदिनी अभी छोटी है, उसको मत भेजा करो। तुम पलक के साथ जाओ और टिफ़िन देकर साथ में उसे घर लेकर आ जाना। देखा जाए तो दादी ने सही ही कहा था और गरिमा जी तुरंत हाँ में सिर हिला दी और पलक के साथ टिफ़िन देने दुकान जाने के लिए निकल पड़ी। माँ बेटी दोनों चलते हुए दुकान पर जा रही थी। पलक अपनी माँ को सॉरी कहने लगी कि आजकल जो भी घर में हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। पर गरिमा जी अपनी बेटी का हाथ पकड़ उसे हौसला देते हुए बोली, पलक तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
जो यह सब गलती कर रहा है, आज नहीं तो कल उसकी भरपाई उसे करना ही पड़ेगा। बेटा, इसलिए अपने आप को दोष देकर खुद को तकलीफ मत दिया करो। और दादी जी कुछ कहती हैं वह हमारे भले के लिए कहती हैं। उन्हें हमारी फिक्र लगा रहता है, तो उनकी बातों का बुरा मानना मत। पलक बहुत समझदार थी और वह अपनी दादी की बातें हमेशा माना करती थी और अपनी माँ की भी। दादी कितना भी चिल्लाए बोले, उन्हें कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। दोनों दुकान पर पहुंच गई तो सच में दुकान पर काफ़ी ग्राहक खड़े थे। बल्कि यह ग्राहक कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी ग्राहक थी, क्योंकि तपस्वी जी उनसे अपनी दुकान के सभी कपड़े सस्ते दाम में बेच रहे थे। वो चाहते थे जो कपड़े हैं वह बेचकर कुछ पैसे मिल जाएगा। पलक ने खाने का टिफ़िन काउंटर पर रखकर 5 मिनट तक रुकी रही, क्योंकि उसके पापा ग्राहक के साथ बातें कर रहे थे। वो अपने काम में बहुत बिजी थे, उन्हें बहुत टाइम लग सकता था, इसलिए गरिमा जी पलक को लेकर वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ी। उन दोनों को जाता तपस्वी जी ने भी देखा। गरिमा जी और पलक दोनों बातें करते हुए घर आ रही थी। उन दोनों का ध्यान अपने सिर्फ बातों पर था कि तब ही वहाँ एक कार आई जिसके अंदर 4-5 लोग थे। कार उनके सामने आकर रुकी। ये देखकर गरिमा जी और पलक दोनों डर गई। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यह है कौन, और इतना तेज उस कार में से 3-4 लोग बाहर निकले। उन्होंने अपने मुंह काले कपड़े से बांध रखा था और वह लोग पलक को पकड़ के अंदर ले जाने लगे। गरिमा जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींच रही थी। उसमें से एक आदमी ने गरिमा जी का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया और वह जमीन पर गिर गई। पलक चिल्लाती रही पर वे लोग रुके नहीं, उस कार में बिठाकर वहाँ से रवाना हो गए। कार वहाँ से तेजी से निकल गई। गरिमा जी अपनी साड़ी संभालते हुए उठ खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कार के पीछे भागने लगी, पर देखते ही देखते कार वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका। वह दौड़ते हुए थोड़ा सा आगे गई और लोगों को इकट्ठा करने लगी। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। गरिमा जी रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी को बचा लो, बेटी को बचा लो। पर सभी लोग आसपास देखने लगे। कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कार तो वहाँ से चली गई थी। गरिमा जी हकलाते हुए बताने लगी। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को उठाकर लेकर चले गए और उन्होंने कुछ नहीं कर पाई। गरिमा जी रोते हुए दुकान पर गई और जैसे तपस्वी जी गरिमा जी को रोता हुआ देखा तो वह तुरंत कस्टमर को रुकने के लिए कहा और वह दुकान में से बाहर आए। गरिमा जी के कंधे पर हाथ रख परेशान होते हुए पूछे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और पलक कहाँ है? तुम दोनों तो घर जा रही थी ना? गरिमा जी के पीछे 2 आदमी खड़े थे और वह दोनों तपस्वी जी को बताते हुए बोले, भाई साहब, भाभी जी तो रो रही थी, कह रही थी मेरी बेटी को किसी ने कार में बिठाकर लेकर चले गए, पर हमने आसपास देखा, कोई था ही नहीं। जैसे तपस्वी जी ने यह सुना, उनके तो होश उड़ गए। वह गरिमा जी को झकझोरते हुए बोले, कौन थे वे लोग? कहाँ लेकर गए? गाड़ी नंबर बताओ, क्या था? गरिमा जी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखी, उनकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस वह गाड़ी रुकी और बाहर निकल कर पलक को बिठाकर वहाँ से लेकर चले गए। मैं रोकते रह गई पर वह रुके नहीं। तपस्वी जी पूरी तरह बौखला चुके थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि अचानक से क्या हो गया। तो वहीं गरिमा जी रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। अब बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे। आसपास के दुकान वाले भी इकट्ठा हो गए। सब लोग तपस्वी जी को हौसला देने लगे कि उनकी बेटी मिल जाएगी।
सभी लोग मिलकर उनकी बेटी को ढूंढने लगे। मोहन जी भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा, जिसने आपकी बेटी को किडनैप किया है वह बहुत ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, हम उसे पकड़ लेंगे। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर चलो और अब आप दोनों जाकर पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। तपस्वी जी, गरिमा जी और कुछ लोग, सभी लोग पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को कंप्लेंट किया और बाकी के लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर गांव के बाहर हर जगह खोजने लगे, पर कुछ भी मिल नहीं रहा था। सिर्फ गाड़ी का कलर गरिमा जी को पता था। उन्होंने बताया था कि काली कलर की कार आई थी। इस बार पुलिस स्टेशन में बहुत लोग खड़े थे। सभी लोग पुलिस वालों पर प्रेशर डाल रहे थे कि जल्द से जल्द पलक को ढूंढ निकाले। ये दूसरी बार हो रहा है। आखिर पुलिस कर क्या रही है कि गांव में आकर बड़ी आसानी से लड़की को उठाकर कोई ले जा रहा है। आज तपस्वी जी के साथ हो रहा है, कल को बाकी लोगों के साथ ऐसा होगा। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक ढूंढा भी नहीं कि यह किसने किया। तपस्वी जी पुलिस वालों पर बहुत गर्म होकर चिल्ला रहे थे और गरिमा जी को रोने के अलावा उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने गरिमा जी से बहुत कुछ पूछताछ किया। वह 5 मिनट में जो कुछ देखी थी वही बताए जा रही थी। तपस्वी जी तुरंत बोले, यह उसी का काम है जिसने मेरी बेटी को पहली बार किडनैप किया था। 2 दिन पहले रात को वह आकर हमें धमकियां दे रहा था। मैंने तो उसे ज़मीन देने के लिए भी हाँ भर दिया, फिर भी वह मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। मोहन जी गुस्से में पुलिस वालों से बोले, अगर पलक सही सलामत नहीं मिली तो इस बार हम सब मिलकर उस वेद लोहिया को जान से मार देंगे। पुलिस वाले भी देख सकते थे कि लोगों में किस तरह चीड़ मचा हुआ है। वह तुरंत गाड़ी लेकर तपस्वी जी की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पुलिस वालों ने जगह जगह पर नाकाबंदी करवाने के लिए कह दिया। जो सीनियर कमिश्नर थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि तपस्वी जी ने वेद के ऊपर ही कंप्लेंट दिया था। पुलिस वाले वेद तक पहुंच पाते कि टाइगर को उसके पहले खबर मिल गया था कि तपस्वी जी की बेटी को किडनैपिंग हो गया है, क्योंकि जो लोग तपस्वी जी के घर पर नज़र रखे थे उन पर भी किसी ने नज़र रखा था। टाइगर और उसके गार्ड्स उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और इधर होटल में बैठे वेद टाइगर के कार का लोकेशन ट्रेस कर रहा था। डियर लिसनर, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी के साथ मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी भी आप लोग फॉलो कर लीजिए ताकि सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।